जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जहाँ तो आनी जानी है, इस जहाँ की तो कोई बात नहीं। नाम तो आपने भगत सिंह का खूब सुन रखा होगा। आज मगर हम आपकी मुलाकात भगत सिंह की जीती जागती परछाई उनके भांजे जगमोहन सिंह जी से करवाने जा रहे हैं। जगमोहन सिंह जी रहते तो भारतीय पंजाब में हैं, लेकिन उनका दिल की पंजाब के लिए भी धड़कता है, जहां उनके मामू सरदार भगत सिंह जड़ावाला में पैदा हुए थे। ये सितंबर का महीना है। सितंबर के महीने में 1907 में सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ जड़ावाला में। और आज सितंबर के माह 2020 में हम सरदार भगत सिंह जी पे बात करने जा रहे हैं उनके भांजे जगमोहन जी के साथ। अच्छा, जो इनकी वालदा थी भगत सिंह की वालदा, उनका नाम क्या है और उनके वालिद का नाम क्या है? उनकी वालदा का नाम था विद्यावती, और उनके वालिद जो थे उनका नाम था किशन सिंह। तो एक्चुअली वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि उस वक्त लड़कियों को विद्या के साथ जोड़ने के लिए उनका गांव का नाम इंदकौर था। तो शादी के बाद वो नाम बदल के दादाजी ने मतलब विद्यावती कर दिया, ताकि लड़की और विद्या जो है, एजुकेशन जो है लड़की, वो एक साथ जो है मतलब आए, और वो नाम में उनमें मतलब विद्यावती नाम रखा गया। भगत सिंह तो एक्चुअली मतलब बंगई का है, मतलब वो आप जड़ा वाले से है, फैजलाबाद से है। और मैं भी, क्योंकि मेरा जन्म भी वहीं 206 चक में हुआ था, तो मुझे अच्छा, जड़ावाला के जड़ा वाला 206 तहसील में चक ही में 206 चक है सियालवाड़ा, तो सियालवाड़ा में मेरा जन्म हुआ था। आप किस साल में पैदा हुए थे? मैं 44 में। आप 44 में पैदा हुए थे। अच्छा, ये बताइए कि जो भगत सिंह के कितने भाई और कितनी बहनें थी? भगत सिंह की 3 बहनें थी। मेरे मदर जो हैं बीबी अमर कौर, वो उनसे 3 साल छोटे थे। तो अमरकोट नाम है आपकी वालदा का? अमर कौर है उनका नाम। उसके अमरकोट। बाद 4 भाई और 2 बहनें और भी थी उनकी। कुलतार, ठीक है, कुलबीर कुलतार, रणबीर, राजेंद्र, और शकुंतला और सुमित्रा। ठीक है। और जो उनके भाई थे उनका नाम क्या है, 4 भाइयों का? 4 भाइयों का कुलबीर सिंह, कुलतार सिंह, रणबीर सिंह, राजेंद्र सिंह। ठीक है। आज इनमें से कोई जिंदा है? नहीं, वो सारी जो जनरेशन है, वो लास्ट हमारे मासी जी थे कनाडा में, वो 4 साल पहले मतलब उनका देहांत हुआ। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनका देहांत भगत सिंह के जन्मदिन पे ही हुआ है। तो वो बाद अच्छा, में 28 2000, सितंबर हाँ जी, 1907। नहीं 2014 में। जी ठीक है, मतलब 2014 में ये हाँ, गई और 1907 में भगत सिंह आए थे। 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था, और मेरे मदर ठीक है। 1910 में थे। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उनके एक चाचा सा स्वर्ण सिंह जो हैं, उनको उस वक़्त उर्दू में किताब छपवाने के लिए, जिसका अनुमान था बांदर बांट, कि अंग्रेज़ की पॉलिसी क्या है। और एक उन्होंने उस वक़्त 1857 पे गदर पे किताब लिखी थी, और वो एक्चुअली वो ट्रांसलेट कराते थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि 1907 में उन्होंने खुद लिखने की बजाय अंग्रेज़ों की ही किताबें जो हैं उनको उर्दू में अच्छा सा अनुमान दे के वो किताबें छापी, कौन? जिसमें मतलब 1907 में, क्योंकि सब भगत सिंह के चाचा जो हैं सर चाचा होंगे। अजीत सिंह, उन्होंने किसानों की मूवमेंट चलाई थी यही उनके हकूक़ के लिए। तो उस वक़्त उसके बाद जब छोड़ा गया, तो उन्होंने आके मतलब लोगों को की चेतनता बढ़ाने के लिए उर्दू में किताबें छापी, जिसमें एक किताब अभी हम उसको मतलब उर्दू में है, मुहबाने वतन, कि लोग अपने लोगों से प्रेम जब करते हैं तो किस तरह दुनिया की मतलब उन्होंने 70 कहानियाँ उसमें लिखी। उनके साथी थे सूफी अम्बा प्रसाद। तो मतलब है कि वो उनके चाचा जो हैं, मैं जो बात आपको बता रहा हूँ कि उनके चाचा जो हैं वो 1910 में जुलाई में शहीद होते हैं, क्योंकि उनको ठीक है। 1.5 साल की सज़ा दे दी, सिर्फ किताब छापने के लिए, कि ये अंग्रेजों ने? अंग्रेज़ों ने। और चीफ सेक्रेटरी ने लिखा कि ये बहुत ख़तरनाक हो गए। हमने तो इनको कहा था कि ये लोगों में बात नहीं करेंगे,
लेकिन ये हमारे ही लोगों की किताबें उसमें से अलमारियों से निकाल के उसको उर्दू में अच्छा सा अनुवाद दे के लोगों को पढ़ा रहे हैं। उनको मतलब सजा हुई थी, लेकिन वो फिर क्योंकि जेलों के हालात बहुत ख़राब थे तो उनको ट्यूबरकुलोसिस होके उनके पूरे लंग्स कोलैप्स कर गए थे। जब ओहो, वो मतलब जब उनको बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो उनको मरने पे थे शहीद तो कर उनको दिया छोड़। गया था। हाँ, तो जुलाई में ही मेरी मदर का जन्म हुआ। तो 1 जुलाई ठीक को है। मेरी मदर का जन्म हुआ, वो 20 जुलाई को शहीद हुए। तो मैंने कहा कि दादाजी ने बड़ा फिलोसफिकल नेम दिया कि लाइफ तो की कंटिन्यूटी है, अमर है, लाइफ तो अमर है, तो इसलिए इनको स्वीकार किया गया बट लड़की को घर में, और अमर नाम दिया गया। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसे गाने पसंद है आपको भगत सिंह जी के जो वो गाया करते थे आजादी के? बहुत से शेर याद है मुझे। वो शायर भी हैं? नहीं, शायर थे वो, सेलेक्ट बहुत अच्छे शेर करते थे, क्योंकि ख़ास तौर पर मिर्ज़ा गालिब और इकबाल और चकबस लखनवी, ये उनके मतलब प्रिय पोएट थे। बेसिक लैंग्वेज तो उर्दू थी, लेकिन उसके बाद पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश और बंगला, वो सारी लैंग्वेजेस उन्होंने बाद में डेवलप की। बंगला में वो काफ़ी अच्छा बोल लेते थे, उसको समझते थे, लेकिन लिखने में ज़्यादा उनको मौका नहीं मिला। बाकी 4 लैंग्वेज में तो उन्होंने लिखा, उर्दू में तो मेन एक्चुअली लैंग्वेज ही उर्दू थी। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या भगत सिंह ने कभी अपनी जिंदगी में किसी से इश्क किया था? देखिए, वो इश्क मजाज तो ज़रूर थे, हाँ। लेकिन इश्क करने का टाइम नहीं था उनके पास। टाइम, वो 27 सिर्फ, साल उनकी उम्र हो गई थी। नहीं नहीं, वो है कि 16 साल की उम्र से घर से भागे, क्योंकि शादी की प्रपोजल आ गई। दादी चाहती थी कि भी, क्योंकि मेरी दो जो मतलब डॉटर इन लॉज हैं, वो बेऔलाद बैठी हैं घर में, क्योंकि एक शहीद हो गए थे, एक बाहर थे, पता ही नहीं था कि कहाँ हैं। वो 40 साल बाद आए, 15 अगस्त 1947 को उनकी साजिद सिंह की डेथ हुई। जो मतलब, और इकबाल शहदाई जो है वो थोड़ा बाद में आए, लेकिन वो इटली में बहुत उनका मतलब डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रांग आदमी थे। अच्छा, तो 15 अगस्त को देखिए उनकी डेथ हुई, तो हम्म, आपके खानदान का बड़ा रिश्ता बनता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ। 15 अगस्त को आजादी का ऐलान होता है, और फिर तो आप ये देखिए कि इस सितंबर को पैदा हो रहे होते हैं सरदार भगत सिंह, और हम्म, सितंबर के महीने में ही जिन्ना साहब इस दुनिया से चले गए। और हम्म, फिर देखिए कि मार्च 23 मार्च लाहौर करारदाद पास होती है, तो कर्ज उसी दिन ही भगत सिंह जी को फांसी दी जाती है। वापसी हुआ ये था। दिन और ये सारे मामलात और ये सारी निशानियां, तो इसलिए क्या नहीं है कि एक सांझी जो रवायतें हैं, कुदरत भी उनको बना के रखना चाह रही है, ताकि जब भी हम भगत सिंह को याद करें तो हमें अपनी सांझी रवायात को ही याद करना चाहिए। लेकिन इसकी क्या वजह है कि हम आपस में तकसीम होते जा रहे हैं? आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो कि आज भगत सिंह जी को या उनके रास्तों पे, जो कि आजादी का रास्ता था, बराबरी का था, असल में उनकी लड़ाई ये थी कि हिंदुस्तानियों को हक मिलने चाहिए बराबरी के। जिन्ना साहब भी उनके साथ खड़े हुए हम्म, और महात्मा गांधी जी भी उनके साथ खड़े हुए। हम्म। लेकिन आज आज भी पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, लोग बराबरी ही की मांग कर रहे हैं। तो क्या आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो भगत सिंह के रास्ते से लोगों को हटाकर उनको मजीद तकसीम करना चाहते देखिए, उनको कोई मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगत सिंह ने खुद कहा था कि जब इंसानी तरक्की रुकेगी तो पिछाखड़ी ताकतें जो है वो भारी हो जाएंगी। कहते डर ये होता है कि वो पिछाखड़ी ताकतें जो हैं वो इंसानियत को नुकसान करने में कितनी कामयाब होती हैं। हैं? ये मतलब कितने सालों से आपका घराना ये पंजाब में जड़ावाला में आबाद था? एक्चुअली जब एक बहुत ट्रेजिक पीरियड जो रहा है पूरे भारत और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो था कि 1890 से लेके 1900 तक इतने भारी अकाल पड़े कि पंजाब में भी मतलब ऑलमोस्ट 1/6 पॉपुलेशन डेड हो गई। तो उस वक़्त वो जो लायल था, उसने देखा कि ये जो बार की ज़मीन है, जिसे हम बार की ज़मीन कहते हैं, लायलपुर वाली, इसीलिए उसका नाम लायलपुर उसके नाम से था। तो उसने देखा कि ज़मीन फर्टाइल है लेकिन पानी नहीं है। अगर हम नहरें ला के पानी लगा ले लें तो ये हमें बड़ी अच्छी कपास की पैदावार देगी, जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो उन्होंने मतलब 1900 में
कि हमें बजाय मतलब लोगों को उनकी भूख मिटाने के लिए पैसे देने पड़े, हम उससे और रेवेन्यू बनाए, और उन्होंने नहरें बनाई, अपर बारी दुआब जिसे कहते हैं ना। तो ये जो नहरें बसी, तो उसके बाद अब था कि इन ज़मीनों को कैसे आबाद किया जाए। तो एक फार्मूला ये बनाया गया कि जो मतलब किसान हैं जिसके पास आगे ज़मीन है उसको 1 मुरब्बा या 2 मुरब्बे मिलेंगे, और जो उनकी सेवा में होंगे उनको पूरा पूरा मतलब चक दिया जा सकता है। 25 मुरब्बे का चक होता है, और 1 मुरब्बा जो है वो 25 एकड़ का मतलब होता है। तो इसलिए मतलब इस गांव को बसाया गया। और ये इंटरेस्टिंग है कि जो लोग जहाँ से आए वो अपना नाम भी साथ लेके आए। जैसे मतलब हमारा सियाल वाला था, क्योंकि वो सियालकोट से आए थे, हमारे बुजुर्ग सियालकोट नारोवाली तहसील में थे, मेरे बुजुर्ग जो दाद के तरफ से, तो वो सियाल वाला लेके आए। इधर जो था वो ये बंगा गांव, क्योंकि यहाँ खटखड़ कला के साथ बंगा है, तो वो बंगा इलाके का नाम अपने साथ लाए। तो इसी तरह ये जो बसें हैं ये तकरीबन मतलब 1900 के करीब ये जो है सारी बार आबाद हुई। तो उसमें लोग आके उन्होंने मेहनत की। तभी 1907 में वो किसानों की प्रॉब्लम बनी कि सरकार ने आबाद करवा ली ज़मीनें, बाद में वो उस पर मतलब एक तो मतलब उसमें टैक्स बढ़ा रहे थे, रेवेन्यू टैक्स, जबकि वो कहते थे कि आपने 7 गुना ज़्यादा ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया है, जितना आपने नहरों पे खर्च किया है उससे 7 गुना ज़्यादा पैसे आप वापस ले जा चुके हैं, लेकिन फिर आप मालिया बढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने किया कि आपको ज़मीन का हकूक नहीं मिलेगा। वो कहते हमने आबाद की हैं, तो हमें उस वक़्त कहा गया था कि आप आबाद करिए, आपकी ज़मीन है, अब आप छीनना चाहते हैं। और तीसरा कानून था कि उसमें जो मतलब दरख्त लगे हुए हैं, वृक्ष मतलब हैं, उनको आप नहीं काट सकते क्योंकि वो सरकार के हैं। तो इसी पे वो पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट जो है वो 1907 में यहाँ चली, और वो पहली मूवमेंट है जिसमें सरकार को अपने कानून वापस लेने पड़े, क्योंकि फौजों में भी काम था, फौजें भी तैयार थी। और 1857 जो है वो हमेशा हमारी सांझ का यादगारी रही, क्योंकि लोगों की सांझ इतनी थी वहाँ पर कि वो मतलब उसी सांझ को लेके हर बार 1907 50 साल था, तो फौजों में भी काम हो रहा था, क्योंकि फौजी सब यहीं गांव से जाने वाले लोग थे। तो उनको भी, और वो कमांडर इन चीफ ने लिखा उस वक्त वायसराय को कि तुम अपना हट छोड़ो, क्योंकि नहीं तो अब बगावत हो गई तो 1857 में हम बच गए थे, 1907 में नहीं बच सकते। तो इसलिए उन्होंने वो कानून वापस लिए, और ठीक है। अजीत सिंह को मांडले से वापस बुलाया नवंबर 11 को। तो मतलब वो उनको छोड़ा गया, लेकिन फिर उन्होंने जब किताबें छापनी शुरू की तो फिर 29-30 केसेस उन पे बनाने की कोशिश की, जिसमें वो फिर बाहर मतलब चले गए और बाहर से आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। जैसे उसमें बहुत खूबसूरत है कि साजीद सिंह के साथ इकबाल शहदाई, जो आपके लाहौर के ही रहने वाले हैं और लाहौर में उनका परिवार है, वो भी मतलब 30 साल के करीब बाहर एग्जाइल में रहे। तो साजीद सिंह और इकबाल शहदाई ने इटली में फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार में एक आज़ाद हिंद लश्कर बनाया था। तो वो साझ भी है उनकी, मतलब वो इकबाल शहदाई जो है वो उनके डॉक्यूमेंट्स और वो सारे आपके यहाँ मतलब हैं। एक सांझ एक जो सबसे बड़ी सांझ वो ये कि 12 सितंबर 1929 को जिन्ना साहब ने बतौर हिंदुस्तानी, जब वो असेंबली के मेंबर थे, शिमला में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, असेंबली का इजलास था, वहां पे भगत सिंह जी ने भूख हड़ताल कर रखी थी कि ये जी। हमें फेयर ट्रायल नहीं दे रहे, मुकदमा हमें लड़ने का हक नहीं दिया जा रहा फेयर तरीकों के साथ। नहीं, तो उसमें वो जिन्ना भी था। साहब उस वक्त हम्म। 12 सितंबर 1929 को बहुत जबरदस्त अंदाज के साथ जी। भगत जी। सिंह जी की हमायत की, और उन्होंने कहा उस तकरीर में कि आज 30 करोड़ हिंदुस्तानी उठ खड़े हुए हैं, ये आजादी की लड़ाई भगत सिंह लड़ रहे हैं और इस हवाले से इनको हक जरूर मिलना चाहिए। तो भगत सिंह और कायदे आजम और जो जिन्ना साहब हैं और पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान और जो महात्मा, सबका ताल्लुक तो साझा था। तो क्या वजह है कि फिर आज हम सब तकसीम हुए हैं, लड़ रहे हैं, और हाँ, ये जो कशीदगी आप हमारे बॉर्डर पे है, आपके सिख जवान भी बॉर्डर पे खड़े होते हैं, इधर से वो मुस्लिम जवान खड़े होते हैं,
तो इन्होंने तो मिलकर 1857 की जंग आजादी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, तो आज ये क्यों एक दूसरे के खिलाफ इस तरह लड़ रहे हैं, और इस तरह कौन लड़ा रहा है हम सबको? देखिए, दो दो चीज़ें हैं कि जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना जी ने, क्योंकि बहुत अच्छे एडवोकेट थे, और आपको ये भी होगा कि वो तिलक का केस भी लड़ा था उन्होंने, पहले तिलक के भी वकील वो थे। तो हाँ जी। मतलब अब इन्होंने, ब्रिटिश ने ये कोशिश की कि हम एक कानून ले आएं कि ये भूख हड़ताल की वजह से मुकदमे में नहीं आ रहे, तो हम उनके बगैर मुकदमा चलाएं। तो उस वक्त जिसने सबसे बड़ा कानूनी नुक्ता, उन्होंने कहा कि वो भूख हड़ताल पे हैं। भूख हड़ताल कोई आसानी का काम ये नहीं है। कानूनी नुक्ता किन्होंने उठाया था, जरा बताइए तफसील से। मतलब है कि वो बिल जो है, मतलब उसे हंगर स्ट्राइक बिल करके अंग्रेज लाए थे असेंबली ठीक में। है। तो और वो ये पास नुक्ता करना किसने उठाया था? है, वो पास करवाना चाहते थे, ताकि मुकदमा जो बाद में भी मतलब हुआ कि मुकदमा जो है वो बगैर उनकी पेशगी से चल सके, जबकि मतलब मुकदमा चलता नहीं अगर वो पेशगी नहीं होती। तो वो जल्दी में थे। तो तब मतलब जिन्ना साहब ने, मतलब पूरे उस वक़्त स्वराज पार्टी के ये भी रिप्रेजेंटेटिव थे, तो इन्होंने वो केस लड़ा, मतलब उसको, और बहुत दलील जो दी उन्होंने, उन्होंने उसको पूछा कि असल कारण जिस पे वो भूख हड़ताल पे थे वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो था कि जेल में भी यूरोपियन कैदियों को बहुत अच्छी सहूलत दी जाती थी, और भारतीय पॉलिटिकल कैदियों को बड़ा नाखस रखा जाता था। तो उन्होंने कहा कि ये यूरोपियन कौन होते हैं एक्चुअली। जिन्ना साहब ने मतलब उसको, एमरसन को पूछा, वो मतलब होम सेक्रेटरी था, होम मतलब इंचार्ज होम मिनिस्टर था। तो उसको कहा कि ये जो बच्चे कह रहे हैं कि ये यूरोपियन कौन होता है। वो कहते जी, जो यूरोपियन पहरावा पहनता है। क्योंकि भगत सिंह का था कि दिल्ली में तो हमें यूरोपियन वार्ड में रखा था, क्योंकि हमने हैट हैट पहना हुआ था, और मतलब पूरे यूरोपियन थे, तो हमने यूरोपियन बनाया। तो वो दलील, और वो बहुत ही माकूल थी। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैं अभी देखी, कि 1947 के पहले सभी, मुस्लिम लीग भी और पूरी भारतीय मूवमेंट भी, वो एकत्र हो गई थी, क्योंकि आईएनए पे जो मुकदमा लाल किले में चलाया गया, उसका स्लोगन था, लाल किले से आई आवाज़, शाह नवाज ढिल्लों सहगल शाह नवाज। क्योंकि उन्होंने तो 3 रिप्रेजेंटेटिव को किया, लेकिन उल्टा लोगों में इतनी एकता थी कि अंग्रेज ने, जिसने 1948 में जुलाई में कहा था कि हम आपको आज़ाद करेंगे, वो 1 साल पहले भाग गए, क्योंकि उनको लगता था कि लोगों की एकता इतनी बन गई है कि हमें मतलब लोग मतलब हमें जाने देंगे कि नहीं देंगे। तो इसलिए ये जो मतलब है कि आज मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे ये जाने कि हमारा कितना साझा विरासत है। हम सरकारों की तरफ ना जाएं, क्योंकि सरकारों ने तो अपने लोगों को उलझा के रखना होता है। तो वो उलझाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे मतलब बात करेंगे। अब जैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था गिरेगी तो बॉर्डर गर्म हो जाएगा, ताकि लोगों को ये ना समझ लगे कि अर्थव्यवस्था की लड़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बॉर्डर वाली है, क्योंकि वो तो आपके हाथ में है। और ये भी मेरा, अब मैं पूरे हिस्ट्री के बाद ये कहता हूँ कि अंग्रेज़ ने भी हमें बांटा इसलिए कि वो लगातार अपना हथियार जो है यहाँ बेचना चाहता था। अमेरिका आपको देता रहा, हम खरीदते रहे, मतलब वो हमें देगा तो आप खरीदेंगे। सरदार भगत सिंह का जो इंट्रोडक्शन है, जो तारुफ है, और जो उनकी आजादी की लड़ाई थी, वो अंग्रेजों के साथ थी। लेकिन क्या वजह है कि हमने, पाकिस्तानियों ने और हिंदुस्तानियों ने, या फिर यूं कह लीजिए कि वो कुछ ऐसे अनासर जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, नफरत फैलाने वाले, वो भगत सिंह का रास्ता छोड़ के, जो कि जिनकी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी, वो क्यों हम दोनों को, जिसके लिए सरदार भगत सिंह लड़े, उन्हीं को आपस में लड़वाने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं? इसकी क्या वजह है? देखिए, भगत सिंह ने कहा था कि हमारी लड़ाई जो है वो उन सभी के खिलाफ है जो हमारी लोगों की कमज़ोरियों का फ़ायदा अपने निजी हित के लिए उठाते हैं। तो वो निजी हित ज़्यादा भारू है। तो जैसे आपने कहा कि जब अंग्रेज़ से लड़ते थे, मेरे पास से भी ये बड़ा मेरे लिए क्वेश्चन था कि भगत सिंह को इतना लोग प्यार क्यों करते हैं। कहीं वो मुझे गलतफहमी तो नहीं है, क्योंकि वो मेरा मामा है, बहुत लगता है। तो मैंने एक बहुत बुज़ुर्ग रेवोल्यूशनरी नल्ली किशोर गुहा जी से, जो बंगाल से आए थे, 90 प्लस के थे, तो भगत सिंह के बुत का
यूपी में उन्होंने उद्घाटन करना था। मैंने उनसे पूछा ये सवाल कि आप मुझे बताइए कि आप वहाँ से आए हैं, भगत सिंह में वो क्या चीज़ है जो मतलब सबको, आपको भी लेके आई है इस उम्र में। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत कहा कि जब हम इस सदी के शुरू में लड़ रहे थे तो एक फ्रस्ट्रेशन की लड़ाई थी। हमें कोई सामने नज़र नहीं आ रहा था, हम पे वार हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम पे बंगाल को बांटा जा रहा था 1905 में। तो हम उस फ्रस्ट्रेशन को, लोगों का मनोभाव बढ़ाने के लिए हमारे नौजवानों ने कुछ कमल कार्रवाइयाँ की, कुछ का। लेकिन जब भगत सिंह सीन पे आए तो उनका मोटिवेटिंग जो था वो लोगों के लिए प्रेम था। तो वो प्रेम मैं समझता हूँ कि पूरा हम मतलब हमें सभी को जोड़ता है। जैसे हमारी भक्ति मूवमेंट जो है सूफियों को, संतों को, नानक को, सबको जोड़ती है, इसी तरह जो भगत सिंह के टाइम का वो लोगों के प्रति प्रेम था। तो तभी उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेज कोई जाति से लड़ाई नहीं है, ना देश से लड़ाई है, हमें एक सिस्टम से लड़ाई है, और उस सिस्टम को साम्राज्यवाद कहते हैं। और साम्राज्यवाद की दर्द हम सबको है, क्योंकि वो किस तरह हमारे घरों तक पहुंच गया है वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि असल प्रॉब्लम यह है कि अगर आज़ादी आएगी, अंग्रेज जाएगा, तो लोगों को क्या मिलेगा। तो उन्होंने पहली दफ़ा कहा कि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ना बराबरी की है। और उनके नौजवान भारत सभा के मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा कि हम जिस अपने राज की बात कर रहे हैं वो 99% लोगों के लिए होगा और 99% लोग उसमें हिस्सेदार होंगे। तो इसका मतलब है कि 1 वर्सेस 99 की जो ना बराबरी थी। और ये अभी एक पिक्टी है, फ्रांस के अर्थविज्ञानी हैं, जिन्होंने आज पूरे हमारे खित्ते का, एक्चुअली मतलब खिता जो है वो सारा उस वक़्त का ही मतलब गरीबी से जूझ रहा है जब से यहाँ मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज करना शुरू किया था। तो इसलिए मतलब वो जो भगत सिंह ने उसने कहा कि उसका एक ही सल्यूशन है जो वैज्ञानिक है, वो है बराबरता और भाईचारा। कि जब तक बराबर भाईचारे के बगैर बराबरता नहीं हो सकती। तो वो जो द्वंद है, इसीलिए उन्होंने भाईचारे और बराबरता को, और उन्होंने ये कहा कि जो पूरी लड़ाई हमारी आज़ादी की लड़ी जा रही है, हम तो उसके वैनगार्ड हैं, एक अगवा हैं और उसको डायरेक्शन दे रहे हैं। और वाकई वो डायरेक्शन है जो मतलब उस वक़्त उन्होंने दी, और जिसका प्यार आज भी, अब जब भी आप साम्राज्यवाद की दर्द को महसूस करेंगे तो भगत सिंह याद आएगा कि उसने, और उससे पहले गदर पार्टी ने कहा था कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कि अगर लोगों की ज़िंदगी में इनकलाब आना है तो साम्राज्यवाद की शक्तियाँ जब तक, और साम्राज्यवाद की शक्तियों को उन्होंने कहा कि जो देश दूसरे देशों को लूटते हैं, मतलब अब बड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गया, उस वक्त तो सामने नजर आता था, लेकिन आज बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया कि हमारी अपनी सरकारें ही मतलब लुटाने के लिए मतलब कोई चाल करती हैं, लोगों को भरम में डालती हैं कि लोग जो हैं वो अपनी समस्या समाधान ना करें। और ये पॉलिसी आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ब्रिटिश टाइम पे भी मतलब वो पॉलिसी थी कि राजे जो रखे गए, उन्होंने उन्होंने राज रखे हुए थे ना, तो उनको मतलब ये था कि आपने हमें साल में इतना पैसा भरना है, वो भरते थे। लेकिन आप अपने लोगों के लिए अगर काम करें, वो बहुत प्रॉब्लम्स हैं कि अगर आप अपने लोगों की मतलब पानी की समस्या का समाधान करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, तो रेजिडेंट जो था वो अपनी डांग मतलब उसमें टेंट में मतलब डांग डाल देता था कि आप ये नहीं कर सकते, और वो और डिमांड कर लेते थे ताकि आप लोगों की मदद ना कर सकें। तो अब भी मैं समझता हूँ कि वो चाल आज भी है कि हम पे इतना, अब कोरोना है, लेकिन मेरा ख्याल हथियारों का सबसे ज़्यादा जखीरा हम इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को मदद करने की बजाय। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, हमें उससे ऊपर उठ के, क्योंकि हम लगातार मतलब एक जो जैसे हम बना रहे हैं ये राबता जो है, मतलब हमारा पीपल टू पीपल राबता जो है, मैं समझता हूँ कि ठीक है। वो वही राबता है जो हमारी सांझी विरासत को, जैसे आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है कि साहब भगत सिंह के एक चाची जी कसूर थे, कसूर से, ठीक है। और वो बाबा बुल्ले शाह का पूरा काफ़ी मतलब जो सूफियाना जीवन है वो साथ लेके आए, क्योंकि मैं भी उनके हाथों में पला हूँ। अच्छा। और साजीद सिंह जो इनके चाचा थे, उनकी शादी भी सूफियाना तरीके पे हुई थी। तो अच्छा। बीच एक दोस्त हमें मिले मतलब कसूर से, वो कहते अभी भी उनके जो बाबा धनपत राय थे,
जिन्होंने उस लड़की को पाला हुआ था, तो साजिद सिंह को उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर तो इनकलाब का काम करना है, इनकलाबी काम, तो साथी चाहिए और ये लड़की तुम्हारा साथ देगी। तो वो कहते मैं तो सिर्फ ये पूछने गई थी अपने बाबा जी से कि उर्स चल रहा है, हम काफियां सुना है। तो वो कहते उन्होंने और उनकी शादी भी सूफियाना तरीके से हुई और बाबा ठीक है। धनपत राय ने दोनों के हाथ मिला के वो जो सूफी निकाह का है कि दोनों को इकट्ठे होना चाहिए, वो पढ़ा गया। तो अच्छा वो पूरा सूफीवाद लेके आएगा कि इसलिए वो कहते कि उस वक्त हमें इनकलाबी जज्बे की जरूरत होती है। ये आज नया वर्ड जो है वो फ्रांस वालों ने ऐड किया। फ्रांस वालों ने एक प्रपोजल रखी अपने हिस्टोरियंस को कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसने एक इनकलाबी जज्बा पैदा किया। मतलब जज्बे का मतलब है कि आप अच्छे, जैसे कहते हैं कि लोगों की भलाई के लिए आप मतलब एक जज्बा रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम देखें दुनिया में कहाँ कहाँ ये जज्बे ने काम किया है। तो फ्रांस वालों ने भी भगत सिंह को अपनी किताब के, वो रेवोल्यूशनरी पैशन के किताब के टाइटल पे लेके आए, जबकि उन्होंने ची गुवेरा और फिडल कैस्ट्रो को भी देखा, उन्होंने ईरान के रेवोल्यूशनरीज को भी देखा। तो कहने का भाव जो आप कह रहे हैं ना, उनको मैसेज हमें अपने बच्चों को देने की ज़रूरत है कि हमारी प्रॉब्लम कॉमन है। अगर हमारे यहाँ पानी नहीं है तो पानी आपका भी नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने अमेरिका से दिया हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट किया। अगर हमारे यहाँ नशा कर रहे हैं तो आपके भी बच्चे नशा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पौष्टिकता थी वो उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन में छीन ली। एक जिंक होता है, जिंक हमारी गेहूं से निकल गया, तो हम फोका फोका मतलब फोकी रोटी खा रहे हैं। कहते तो हैं कि बहुत रोटी होगी, लेकिन फोकी रोटी खा रहे हैं। तो तो इसलिए मेरा संदेश ये है कि भगत सिंह ने कहा था कि भला चाहने से समाज का भला नहीं होता। भला चाहने के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टि वाली गतिशील सामाजिक शक्ति चाहिए। तो हमें अपना कॉमन फ्यूचर है, क्योंकि हम छूट नहीं सकते। मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे वो 3 साल का जो है मेरी जान वहाँ रह गई, तो मैं उसी को ढूंढता रहा। 64 साल के बाद मुझे बर्मिंघम में मिली वो लड़की। मेरे मदर क्योंकि पॉलिटिकली एक्टिव थे, वो जेल में गए तो मुझे साथ ले गए। 9 महीने में उनके साथ मैं भी अंग्रेज राज के खिलाफ जेल में रहा। लेकिन अच्छा कहाँ पे? लेकिन जब वो पॉलिटिकली जाते थे तो वो समझते कि बच्चा जो है वो नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ठीक उन्होंने है। एक मेला राम वफा, हमारे बड़े रेवोल्यूशनरी पोएट हुए हैं, उनके परिवार में मुझे छोड़ते थे। तो मुझे लगा कि वो मेरी जान, मुझे सबसे पहली याद यही है कि पाकिस्तान बनने का दुख मुझे ये है कि मेरी जान से मैं छूट गया। वो जो अच्छा प्यार आपकी करती जान थी कौन है? बच्ची। आपकी जान कौन है, इस बारे में तफसील से बताइए। मतलब मैं ये कहता हूँ कि वो जो पहली याद मेरी है, मतलब जब पाकिस्तान से मतलब बन गया और हम इधर आ गए, तो मेरी पहली 3 साल की उम्र में ये याद थी कि मेरी जान वहाँ रह गई। क्योंकि वो उसको मुझे कोई शक्ल याद नहीं थी, लेकिन उनको बीबी जान कहते थे। अच्छा अच्छा। जिस परिवार ने वो मुझे संभाल के रखा, जब बीबी जी, क्योंकि मेरे मदर एक्टिव थे, मतलब वो अपने भाई की ड्यूटी पे थे, तो वो हमेशा मतलब थे। तो लेकिन वो ये कि भी बच्चा जो है वो निगलेक्ट ना हो, तो वो उन्होंने एक पढ़े लिखे घर में। तो मेरा है कि वो बाद में जब मिले तो मुझे लगा कि ये जो साँझें हमारी थी वो अभी भी हैं। जैसे मैं आपको, मेरा भाई, बड़े भाई थे, वो 16 साल के थे जब पाकिस्तान मतलब और ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बना। तो एक दफ़ा आपको याद होगा, तो आपको याद नहीं होगा, 1950 में एक दफ़ा बॉर्डर खुल गया था। हॉकी का मैच देखने के लिए मेरे भाई भी साइकिल पे पहुंच गए। तो हॉकी तो क्या देखनी थी, वो गांव पहुंच गए। तो गांव में हमारे उनको मतलब जो वहाँ के अच्छा ओरिजिनल लोग हैं उनको जंगली कहते हैं। अच्छा। तो वो सब आ गए, क्या वो सरदार आ गया। तो वो जब उसने बहुत जफी डाली, तो कहता है ऐसे मज़ा नहीं आता, ढिड से ढिड लगाए ना फिर मज़ा आता है। तो मतलब ये अच्छा प्यार है, मतलब इतनी देर हाँ के जी। बाद भी। और मतलब हमारे एक दादी जो थी, वो पूरा परिवार वहाँ रह गया। हम्म। तो मतलब कि ये जो फिर आपका है परिवारों का बंटवारा हुआ है, और उसमें यहाँ पे ये आपका है, यहाँ पे आपका खानदान है मतलब जड़ा कि वाला? मतलब जड़ा वाले वहाँ मतलब थे। अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रहा, लेकिन हमें बताया करते थे कि चाचा मतलब चंदन वहाँ है। मतलब पिताजी बताया करते थे, उनकी बहुत ख्वाहिश थी
लेकिन वो है कि हमारी दूरियां सरकारों ने इतनी बना के रखी कि मतलब एक दूसरे को मिलने भी नहीं दिया। मतलब अच्छा, उसमें आप कभी पाकिस्तान आए? मैंने मतलब जितनी दफा कोशिश की कोई ना कोई विघ्न पड़ गया उसमें। एक दफा अच्छा। हमने 5 का मतलब लगाया वीजा, वो मतलब तो वो उसमें से एक का फैमिली जो है वो नहीं ज्वाइन कर सकी, तो फिर हम नहीं आ पाए। आपकी अभी ख्वाहिश है अभी पाकिस्तान अभी आने की? मैंने 2 रिसर्च पेपर भेजे थे। वो लाहौर में ही कॉन्फ्रेंस थी एक्चुअली, मतलब तो उसमें मतलब एक पेपर जो मैं समझता हूँ कि जो हमें और भी साझ है हमारी, कि लाहौर जो है वो विज्ञान का केंद्र रहा है। आपके लिए खबर होगी कि वहां से 4 नोबेल प्राइज विनर्स हैं जो लाहौर को बिलोंग करते हैं, जिसमें अब्दुल अच्छा। सलाम तो हैं ही, और उसके साथ हरबिंद खुराना है। एक चंद्रशेखर भी हुए हैं जिन्होंने बहुत ब्लैक होल पे काम किया, उनको नोबेल प्राइज मिला। तो जब मैं उनको पढ़ रहा था वो कहते मेरा बचपन जो है वो लाहौर में था, और लाहौर में जो वैज्ञानिक एनवायरनमेंट था उसने मुझे दिया। और एक अमेरिकन है जो वहाँ एफसी कॉलेज था, उसका ब्रदर इन लॉ उसका प्रिंसिपल था, तो वो 2 साल यहाँ रिसर्च करने आया, और जो रिसर्च उसने लाहौर में की उसके बेसिस पे एल्फ्रेड कॉम्पटन है, उसको नोबेल प्राइज मिला। और अच्छा। जितने साइंटिस्ट हैं और इतने साइंटिस्ट लाहौर ने पैदा किए, हमें कभी वो सांझ भी लानी चाहिए। क्योंकि बिल्कुल वहां से बिल्कुल, आपकी बात ठीक भटनागर है। जितने भारत में बाद में हुए इतने ही वहां भी आपके पाकिस्तान में वो सांझ है कि लाहौर और कलकत्ता दो विज्ञान लोगों का, और उसमें क्या खूबसूरती थी कि वो लोग आम आदमी के लिए मतलब अपनी पंजाबी लैंग्वेज में साइंस पढ़ाते थे आम आदमी के लिए, और वो लोग टिकट लेके जाते थे ताकि वो जो पैसे खर्च करने हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट पे वो पूरे हो सकें। तो हाँ, वो लाहौर जो है, तो मैं सोचता हूँ कि भगत सिंह अगर वैज्ञानिक सोच है वहाँ पर, तो वो उस एनवायरनमेंट से है जो आप लाहौर में गवा चुके हैं। जो लाहौर में अभी भी लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लाहौर से लुधियाना आप रहते हैं, हम्म। अक्सर औकात हम लाहौर में देखते हैं कि जो अमृतसर के जो रेडियो स्टेशन से आवाज आती है, तो हम्म। ये रेडियो इंडिया है, तो अभी तक भी वहाँ के जो रेडियो स्टेशन हैं, यहाँ पे जो लाहौरी हैं वो सुनते हैं। तो क्या हम्म। आपको भी कभी ऐसा है कि लुधियाना में लाहौर लाहौर के जो रेडियो स्टेशन है वहां से आप कोई गीत अब सुन अब तो पाते हो, खबरें अब तो मिलती हो? अब तो यूट्यूब ने बहुत क्लोज कर दिया। हाँ, यूट्यूब में बहुत। क्योंकि जितने जितने ड्रामे आपके पाकिस्तान वाले हमने देखे हैं शायद आपने नहीं देखे होंगे। क्योंकि अच्छा, वो ये बताइए कि आपके वो है कितने कि एक जो जबान की सांझ है बहन? और सभ्याचार की सांझ है। जैसे है कि देखिए पंजाब ने कभी भी दुल्ला भट्टी को नहीं भूला। लोहड़ी मनाते हैं हम, तो वो दुल्ला भट्टी की होती है। बचपन में हम दुल्ला भट्टी का गीत गाया करते थे। तो तो वो जो सांझ है कि एक नाबरी की सांझ पंजाब की जो है, जो मतलब सिकंदर के टाइम से मतलब है, वो सांझ तो है आज भी। और यही वैल्यूज जो है, मतलब जो सांझ की वैल्यूज है, और उसमें मतलब हम करते हैं ये मतलब 14-15 की रात को मतलब आगे मतलब बॉर्डर तक आया करते थे। पिछली दफ़ा भी हम गए जब सारे रोक रहे थे, हमने कहा नहीं जाना है। तो इस हम्म। दफ़ा फिर ये दूरदर्शन से ही जूम से मतलब एक बड़ी मुलाकातें हुई, जिसमें फैज़ साहब की बेटी जो है वो उधर से बोले, मैं इधर से बोला, तो हमने वो सांझ जो है कि जब फैज़ साहब ने एक गज़ल लिखी भगत सिंह पे, और वो बस गज़ल बहुत ही कमाल की है। हम्म। क्योंकि फैज साहब ने ये लिखा कि जब भगत सिंह ने सांडर्स पे गोली चलाई तो मैं हॉस्टल में था, तो वो सुनी सुनी, तो उसके बाद वो काफ़ी प्रभावित रहे। तो उनकी वो गज़ल है कि कब याद में तेरी याद नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अब अपनी रातों में हिजर की कोई रात नहीं। वाह, क्या हम बात! आपके कितने बहन भाई हैं? मतलब हम भी आपके? 4 भाई 2 बहनें। ठीक है। तो ये सारे यहीं रहते हैं लुधियाना में? नहीं, मतलब कि उनमें मेरे बड़े भाई थे, वो मैं ही उनका कारण बना था, क्योंकि उनको इंग्लैंड में 63 में वर्क परमिट मिल गया था, तो वो फिर वहाँ चले गए, फिर पूरा परिवार वहाँ चला गया। तो मेरे एक भाई जो है वो ज़मीन का
रखते थे, सारा वो देखते थे, सारी फॉर्म हमारा कंबाइंड फॉर्म है। और एक छोटे मेरे जो मेरे से हैं जो 1947 में पैदा हुए, वो आजकल कनाडा में हैं। ठीक है। तो वो है अच्छा, कि पूरा अब तो ये इंटरनेशनल बताइएगा। फैमिलीज हैं एक्चुअली मतलब अच्छा, ये बताइएगा कि भगत सिंह को कौन कौन से शायर अच्छे लगते थे, वो किन की पोइट्री गाया करते थे, सुना देखिए करते थे? उनकी जो सिलेक्शन है, एक हमें पता नहीं चला अभी तक, क्योंकि जब उनको भूख हड़ताल के बाद, जैसे आप 12 सितंबर की बात करते हैं ना, तो उस वक़्त फिर उनको मानी गई उनकी शर्तें, कि उन्होंने शर्तें क्या रखी थी कि हमें पढ़ने लिखने के लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, मतलब हमें अच्छा जीवन जीने वाला खाना मिलना चाहिए। लेकिन ज़्यादा ये थी कि मतलब सब पॉलिटिकल कैदियों को मतलब जो है, और आप बंदिशें क्यों डालते हैं, तो वो जो उनको डायरी नोटबुक मिली 404 पेजेस की, तो उसके पहले ही सफ़े पे उन्होंने एक शेर लिखा। अभी तक मैं लिख वो ढूंढ नहीं पाए कि वो शेर कहाँ से लिया उन्होंने। कहते, कुर्रे खाक है गर्दिश में तपिश से मेरी, मैं वो मजनू हूँ जो जिंदा में भी आज़ाद रहा। कुर्रे खाक है गर्दिश में तपिश से मेरी, मैं वो मजनू हूँ जो जिंदा में भी आज़ाद रहा। और उसी पे उन्होंने दूसरा इंग्लिश का एक मतलब नोट कर दिया कि माई स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑप्रेस्ड, माई करेज इज द करेज ऑफ डेस्परेशन, कि मेरा हौसला उस दबे कुचले आदमी के जैसा है जिसको फिर जब वो उठता है तो फिर उसको रोक नहीं सकता कोई। माई करेज इज द करेज ऑफ द ऑप्रेस्ड, माई स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द डेस्परेशन, कि जब आप नाउम्मीद हो जाते हैं तो फिर जो स्ट्रेंथ आपको बनती है कि अब मतलब अब इसके आगे क्या होगा, तो वो उनकी एक स्पिरिट है। दूसरा जैसे है कि उन्होंने अपने छोटे भाई के नाम एक इकबाल का शेर भी लिखा कि मेरी हवा में रहेंगी ख्याल की बिजलियाँ, ये मुश्ते खाक है फानी रहे रहे या ना रहे। या उन्होंने मतलब एक जो लखनऊ के नवाब 1857 में जिनको पहले एग्ज़ाइल किया गया था, तो उनका था, तो उसमें था कि खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, आधा लिए उन्होंने लिया। और एक जो बहुत खूबसूरत है कि जलियांवाले बाग का, आज मैं समझता हूँ कि हमें अपने दोनों मतलब लोगों को जलियांवाले बाग को याद करना चाहिए, जिसकी एकता ने, क्योंकि जो लोग उस वक़्त हिंदू मुस्लिम एकता बनी, उसने अंग्रेज़ को मतलब पागल कर दिया। इसीलिए मतलब क्योंकि वहाँ लंगर कॉमन लगता था, जात पात ख़त्म हो गई, धर्मों के सिलसिले ख़त्म हो गए। और जो सबसे खूबसूरत बात है कि लाहौर में भी और अमृतसर में भी 9 तारीख को रामनवमी मनाई गई, और वो रामनवमी का जो जुलूस है अमृतसर में डॉक्टर बशीर लीड कर रहे थे, और सांझी शबीलें लगी हुई थी, साझा लंगर लगा हुआ था, तो इसने पागल किया उनको। मतलब उसी में मैं गोकुल चंद नारंग का पढ़ रहा था कि लाहौर में भी जो पहले राय साहब और दूसरे ये धर्म को लेके चलते थे, उन लोगों को हटा दिया उन्होंने, और वहाँ पर सब कॉमनर थे और कॉमन था। और फिर उन्होंने बदला लेने के लिए दो चीज़ें की। पहले तो मतलब जो मार्शल लॉ लगा 1919 के जलियांवाले बाग के बाद, क्योंकि वो मार्शल लॉ की कहानियाँ मतलब लोगों पे जितना जुल्म हुआ, उसने गांधी को कंबा दिया था, क्योंकि वो गांधी रिपोर्ट बनाने आए थे यहाँ पर। तो उसमें मतलब लोगों को, एक मुस्लिम वकील को और एक हिंदू वकील को इकट्ठे बांध के जुलूस निकालते कि बड़े एकता बनाते फिरते। वो उनका जो तरीका है ना कि आपको टीज करने का, लेकिन वो एकता जिसको भगत सिंह ने भी जब अपने नौजवान भारत सभा शुरू की, तो उन्होंने सांझे लंगर से शुरू की। तो उस लंगर का उद्घाटन करने के लिए सैफुद्दीन किचलू साहब को बुलाया गया, क्योंकि वो सिंबल थे मतलब जलियांवाले बाग के। तो इतनी एकता के, लेकिन वो इतिहास जो है वो शायद हम बच्चों तक पहुंचने ही नहीं देते। आपने बहुत अच्छी और बात उसी पे हाँ, उसी पे एक शेर जो चकबस्त लखनवी ने लिखा था, तो भगत सिंह ने वो अपने छोटे भाई के नाम लिखा, उसे फिक्र है हर दम कि नया तर्ज जफा क्या है, हमें शौक है कि देखें सितम की इंतहा क्या है। तो ये जलियांवाला बाग की पूरी गज़ल थी जिसका उन्होंने एक शेर लिखा। इसी तरह मिर्ज़ा गालिब को बहुत मतलब उन्होंने चाहा, और उनकी फांसी की कोठड़ी में भी 15-20
2 पेजेस थे बड़े, जिस पे वो शेर ही लिखे हुए थे। तो वो जो आपको एक उत्साहित करता है, और उर्दू शेर तो बहुत ही पावरफुल है कि वो आपको आपके मानसिक उसको उत्साहित करता है। जैसे ये जो है कि कुर्रे खाक है गर्दिश में तपिश से मेरी, मैं वो मजनू हूँ जो जिंदा में भी आज़ाद रहा। या उन्होंने ठीक है। कहा कि दिल दे तो ऐसा परवरदिगार दे, जो गम हम्म। की खड़ी को भी खुशी से गुजार दे। तो ये जो फिलोसफिकल एंगल है, तभी मैं कह रहा था कि फैज साहब ने जो उन पे गज़ल लिखी वो बहुत खूबसूरत है, जो भगत सिंह की पूरी फिलॉसफी को मिल करती है कि उसे कब याद में तेरी याद नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अब अपनी रातों में हिजर की कोई रात नहीं, या नामो नसब की पूछ कहाँ, ये मैदान वफा है कोई दरबार नहीं। और आखिरी शेर जो है वो भगत सिंह पे पूरा, गर बाजी वफा की बाजी है तो लगा दो जो मन चाहे, जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। मतलब आप अपना पासा ऐसे फेंकते हैं, ऐसी दलील रखते हैं जो दोनों तरह आपकी जीत है, क्योंकि वो दुश्मन नंगा हो जाएगा अगर आपकी दलील वो नहीं भी मानता, तो वो नंगा हो रहा है। अगर मान जाता है तो फिर तो क्या बात है, शहनशाही है। तो इसलिए मतलब वो जो मतलब हमारा ज़बान में और ये जो रिचनेस है, हमारी सांझी रिचनेस है, इसीलिए मतलब मुंशी प्रेमचंद जो हमारे बड़े नगमा नगार हुए हैं, कहानी के थे, तो उन्होंने कहा कि साझा ज़बान बनाओ, जिसमें जैसे उर्दू में कई ज़बानें हैं, टर्की के वर्ड भी हैं, क्योंकि टर्किश लोग भी थे यहाँ पर, पर्शियन के भी हैं, अरेबिक भी के भी हैं, पंजाबी के भी हैं। तो वो उर्दू बनता है कि जो लोग आपस में, आम आदमी आपस में बात कर सकता है, उसकी वोकेबलरी है। मतलब हमारी अपनी माँ बोली तो है ही, उसकी रिचनेस को भगत सिंह ने जो पहला 16 साल की उम्र में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि ये धर्म, ये जबान के प्रश्न पे क्यों लड़ रहे हैं, वो कहते हैं पंजाबी की एक अपनी खूबसूरती है। इवन टैगोर जो है वो उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाया, क्योंकि वो पंजाबी फ्लेवर है, पंजाबी की अपनी है कि जिथों दी लच्छी नंगी उथे उगे संदड़ दे बूटे। अब उसको क्या ट्रांसलेट करेंगे? हम्म। क्योंकि ये पंजाबी मतलब हर जबान की एक अपनी खूबसूरती है, लेकिन ठीक। आपस में वो लड़ाई झगड़ा नहीं करने की, लड़ाई नहीं है, वो आपस बिल्कुल। में अच्छा, ये आदान जो प्रदान भगत करने सिंह की जी है। ने जो आर्टिकल लिखा था पहला, हम्म, तो है जी। ये उन्होंने किस अखबार में लिखा था और क्या था उसका सब्जेक्ट? पंजाब जो मतलब ये पंजाबी लैंग्वेज पे जो था उनका, हाँ जी। वो उन्होंने, वो 16 साल के थे तो एक मतलब कंपटीशन करवाया गया था, तो उसमें उनका ये उन्होंने ऐसे लिख के दिया था। तो ठीक उनका है। पहला उसमें ये अनुमान ये था कि लोगों की मानसिक ग्रोथ जो है, मतलब पॉलिटिकल चेतनता जो है, वो साहित्य से बनती है, और साहित्य जो आपकी अपनी ज़बान में लिखा गया हो। क्योंकि आप देखिए ना कि जितने हमारे सूफी और संत हैं, उन्होंने सब ने मतलब कॉमन लैंग्वेज को अपनाया। बाबा फरीद ने पंजाबी को जगह दी, हालांकि बाबा फरीद तो अफगान से आए थे, पर्शियन जानते थे, लेकिन क्योंकि जब आपने अपने लोगों से बात करनी है तो आप उनकी ज़बान से बात करेंगे, उसी मीटियोर में बात करेंगे, उसी जो मतलब उसकी अपनी एक दुनिया है, उसमें से उदाहरण दे के बात करेंगे तो उनको समझ लगेगी। तो वो सही। मतलब 700 साल पहले बाबा फरीद ने पंजाबी को वो जगह दी ताकि हम लोगों से बात कर सके। उसी को फिर गुरु नानक ने बाद में अडॉप्ट किया, हमारे सभी हम्म। सूफियों ने मतलब उसी ज़बान को अडॉप्ट किया, ताकि आम आदमी जो है उसकी समझदारी बनाई जा सके और उसके मेटाफर में ही उनसे बात कर ठीक सके। है। अच्छा जगमोहन जी, ये बताइएगा कि पंजाब में आपके वहां पे तो जो भगत सिंह की याद क्या आज भी मनाई जाती है? देखिए, उसमें है कि 2 जगह हैं। एक तो हम अभी चाहते हैं कि जैसे करतारपुर को साझा कर दिया गया है, तो हुसैनी वाले को भी साझा कर दिया जाए, क्योंकि वो तो कसूर की तरफ है, उसमें पुल भी नहीं बनाना कहीं। वो तो जस्ट कसूर से मतलब दरिया के उसी पार है, हम दरिया पार करके जाते हैं वहाँ पर। तो लोग अपने आप आते हैं। खटखट कलां उनका जो इंसेस्ट्रल गांव है, वहाँ मतलब लोग पहुँच जाएंगे अपना अपना मतलब बात साझी करने के लिए।
लीडर भी आ जाते हैं, वो अपना ढोलकी बजा के मतलब लोगों को भरमा के चले जाते हैं, लेकिन आम आदमी वहाँ आता है जो किसी का इनवाइट ही नहीं होता, वो इनवाइटेड नहीं होते, लेकिन वो उनका अपना है। इसी तरह हुसैनी वाला में मतलब हर साल मतलब जन्मदिन पे भी और उनकी शहादत वाले दिन पे भी वहाँ मेला लगता है। तो वो मेले हैं जो हमारे पंजाब की खासियत है ना, कि ये मतलब बंगा में तो भी मेला लगता है। आप सोचते होंगे कि मेरे मामू का जो मेला है जन्मदिन पे और उनकी डेथ पे, शहादत पे, वो वहां पे लगता है हुसैनी वाला में, पाकिस्तानी पंजाब में। तो एक भांजा, उसका दिल तड़पता होगा कि कैसी घड़ी मेरे पे आई हुई है कि मैं अपने मामू की याद मनाने के लिए वहां नहीं जा सकता। उसके लिए आपको वीजा चाहिए, उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, और वो आपको मिलता नहीं। नहीं नहीं, पासपोर्ट भी है लेकिन वीजा नहीं वीजा मिलता। नहीं। तो, तो तो ये बहुत कोशिश आपके की, लिए वो दिन, बहुत ये कोशिश की, वो सितंबर का डिप्लोमेटिक आज, डिप्लोमेटिक जवाब सितंबर होता का है कि जी दिन आज हमारी क्या हुआ है। हमारी जी। हमारी जो होम मिनिस्ट्री है वो क्लियर करके भेजेगी, तो आपको बुलाएगा, आप किसको क्या करें। लेकिन ये है कि दिल दिल तो वही रहता है जहां आप मतलब जिस आप ये मिट्टी कहना से। चाह रहे हैं कि अंग्रेज की सरकार तो चली गई, लेकिन उसकी जगह पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनके दिलों में भी अंग्रेजों का दिल धड़कता है। वो भी इतने सख्त हैं जितने वो लोग थे। कल भगत सिंह जी के वो मुखालिफ थे, आज उन लोगों को जो भगत सिंह की तरह एक दूसरे के साथ प्यार करना चाहते हैं, बराबरी की बात करते हैं, इंसानी हकूक की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, उनको मिलने नहीं दिया जाता। तो इन लोगों के लिए, इनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि ये तो मिलके ही बात होगी। और आगे बच्चों को कैसे बताना, मेरा ज़्यादा है कि जो आगे वाले बच्चे हैं, क्योंकि अगर मैं गवाह हूँ, मैं मतलब इसकी शहादत भर सकता हूँ कि मैं डायरेक्टली मतलब सेकंड जनरेशन हूँ, तो वो बच्चों को थोड़ा उत्साहित करता है, यहाँ भी होता है। लेकिन मेरे बाद फिर दूरी और बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो नज़दीकियाँ हैं बच्चों के साथ, वो ये हमारे जो आगाज़ दोस्ती ग्रुप है वो यही करते हैं कि वहाँ से 5 बच्चे जो हैं वो अपना आर्ट और अपनी कविताएं साझा करते हैं, इधर हिंदुस्तान से 5 बच्चों को, और फिर वो एक साझा कैलेंडर बनाते हैं ताकि बच्चों में राब्ता जो है अभी, क्योंकि ये राब्ता हमारे पास है कि हम आपस में कम से कम फेस टू फेस बात कर सकते हैं, तो ये तो सरहद ब्रेक करेगा ही ना। बहुत तो बहुत इसको शुक्रिया आपका जसवंत जी, आप हमारे साथ रहे। आपका एक दफा नवाई वक्त में हमने खसूसी इंटरव्यू पब्लिश किया था, हाँ, और वो भेजा उसमें भी था। एकता ये थी कि वो दिन शहादत का दिन था भगत सिंह जी का। दूसरी तरफ वो करारदाद लाहौर, जो जिसे हम करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, 23 मार्च, उस दिन पब्लिश किया हमने। तो आपने उस दिन बहुत खूबसूरत जुमला कहा था उस इंटरव्यू में जो पब्लिश हुआ यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लोगों को लगा कि हम पाकिस्तान और भगत सिंह का याद एक दिन एक साथ मनाते हैं। तो वो आप जरा मुझे, आपने उस आर्टिकल में जो आपने बताया था, जरा आखिरी आखिरी बार जाते जाते वो आप जो आपके पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनके लिए आप जरा एक नहीं, दोबारा मैं से वो समझता हूँ जुमला कि दोहरा दें। हम आपके मतलब शुक्रगुजार हैं कि आप उस याद को और उस एडमिनिस्ट्रेशन को जिसने उनके घर को और उनके स्कूल को संभाला है, तो वो मैं समझता हूँ कि वो हेड्स ऑफ, कि हम अब समझते हैं कि हमारी इकट्ठी लड़ाई ज़िंदगी की जो है वो एक बहुत बड़े साम्राज्य की शक्तियों के खिलाफ है, और हमें इकट्ठे होके और अपनी प्रॉब्लम्स को हल करना है, और प्रॉब्लम भी हमारी एक जैसी हैं, तो उसको हम मतलब वो जो एकता उन्होंने दिखाई थी, अगर एहसान इलाही उनके बहुत बढ़िया दोस्त थे, तो उनको भी याद करने की ज़रूरत है। मतलब भगत सिंह के साथियों में जो उन्होंने मतलब एकता का दिया, और ये स्पिरिट है कि आप भी मेंटेन करते हैं, हम भी। वो मेरे मामे की वो ज़्यादा ये है कि वो आपका है, और ठीक है, एक अच्छा दोस्त ये उस वक्त। बताइएगा कि क्या किसी पाकिस्तानी को किसी इंडियन से नफरत करनी चाहिए, और क्या किसी इंडियन को किसी पाकिस्तानी के साथ नफरत करनी चाहिए, या फिर मोहब्बतों में हमें अपने आप का शुमार करना चाहिए? देखिए, हमारे सूफियों ने भी, कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो जिंदगी को बढ़ाने वाली प्रेम होता है,
जिसने 2.5 अक्षर प्रेम के नहीं सीखे वो जिंदगी के मतलब नहीं सीख सकता। नफरत टेम्परेरी है। नफरत जो है वो जलाती है, आपको भी जलाती है, दूसरे तो कुछ करे कि नहीं करे, आप अपने आप को जला रहे होते हैं। प्यार जो है उससे मतलब चीज़ें फूलती हैं, तो इसलिए हमें प्यार करना चाहिए। और प्यार के और लिए जो जो गलत फहमियाँ हैं उनको बल बातचीत से हम ज़्यादा, अगर जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम एक दूसरे को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकेंगे। मतलब और प्यार जो है वही इंसानियत को और पूरे कायनात को बांध के रखता है और उसको आगे बढ़ाता है। अगर माँ का प्यार ना हो तो बच्चे बड़े नहीं हो सकते। तो इसीलिए धरती का प्यार, ये लोगों का प्यार, तो प्यार से हमें बनना है, नफरत को मतलब दूर करना है, क्योंकि वो बहुत टेम्परेरीली और वो किसी और को फायदा देगी, आपको नुकसान करेगी। धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया। जगमोहन जी, आप हमारे साथ थे। आपने आज रोशनी डाली मोहब्बत के हवाले से, प्रेम के हवाले से और भगत सिंह जी की जिंदगी के हवाले से और उनकी फैमिली के हवाले से। और आपने ये भी बताया कि हमें सबको मिलजुल के अगर कोई चीज जोड़े रख सकती है तो वो है एकता। तो उसी एकता के साथ हमें अपने बच्चों को ये दर्श देना चाहिए कि हमारा माजी एक था, हम वो लोग हैं जिन्होंने 1857 में मिलकर जंगे आजादी लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। उस वक्त भी वो लोग थे जो अंग्रेजों के साथ शामिल थे, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो अपनी धरती के लिए, अपने लोगों के लिए मिलकर लड़े। तो ये हमारी सांझी धरती है, सांझी रवायात है हमारी, हमारी जुबान एक है, हमारा कल्चर एक है। और सबसे बड़ी बात यह है, गांधी जी और जिन्ना साहब एक नुक्ते पे इकट्ठे थे, वो थे भगत सिंह की हमायत पे। तो भगत सिंह की जो एजुकेशन, जो उनकी तालीम थी, जो दर्स था, वो था इंसानियत। तो हमें आज इंसानियत की बात करनी है, और अगर हम इंसानियत के रास्ते पे चलें तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया। आप। बहुत शुक्रिया। रब राखा।